Hello dear viewers, welcome back to our YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss the topic urban forestry. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स प्रोसीड. आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री की और देखेंगे कि अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है. फिर हम बात करेंगे उसके इम्पोर्टेंस की, उसके लिमिटेशंस की, उसके मैनेजमेंट की एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेक्चर दैट इज नगर वन स्कीम की. डियर व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज जो नगर वन स्कीम है इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द टॉपिक अर्बन फॉरेस्ट्री और ये जो टॉपिक है ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है. सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको अपने इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से MCQs तो ज़रूर देखने को मिलेंगे. तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को. बट उससे पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था दैट इज़ रूरल फॉरेस्ट्री. हमारे पिछले लेक्चर का जो एक टॉपिक था रूरल फॉरेस्ट्री, हमने डिस्कस किया था कि NCA ने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है. दैट इज़ रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री. तो फार्म फॉरेस्ट्री जो है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. अर्बन फॉरेस्ट्री हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और जब हम रूरल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो रूरल फॉरेस्ट्री जो है रूरल फॉरेस्ट्री जो है इट कंप्लीटली एम्फासिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री. रूरल मतलब क्या हुआ? रूरल मतलब जो गांव वाले जो एरियाज़ होंगे, है ना, जो गांव का जो एरियाज़ होगा, जो रूरल एरियाज़ होंगे और वहाँ पर जो फॉरेस्ट्री टेक्निक्स, फॉरेस्ट्री एप्लीकेशंस जो है एडॉप्ट किए जा रहे हैं दैट इज़ रूरल फॉरेस्ट्री. ओके, या तो आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हो एग्रो फॉरेस्ट्री से बिकॉज जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ अगर आप फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं तो दैट विल कम अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ही आपका रूरल फॉरेस्ट्री आ जाएगा. तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की. तो अगर मैं अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 टर्म नज़र आ रहे हैं अर्बन. अगर मैं अर्बन की बात करूं तो अर्बन का मतलब होता है सिटी एरिया, right? The word urban represents the city area or something related to city. Okay, forest is what? Forest is the basically a piece of land with number of trees in it. तो सिमिलरली अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स अर्बन फॉरेस्ट्री को समझाना चाहूँ तो अर्बन फॉरेस्ट्री इज व्हाट? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट को मेंटेन करना फॉर द peaceful nature of the society, of the environment, pollution free environment. तो that is what? That is urban forestry. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्बन फॉरेस्ट्री जो है बेसिकली इट इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री जिसके अपने ओन ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो इसका यहाँ पर जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों की हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली शोइंग द फैटल इफेक्ट्स, तो वो कम हो जाए. राइट तो अब वो कैसे होता है? अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो मेन एम जो उसका क्या होता है? मेन एम जो होता है अर्बन फॉरेस्ट्री का दैट इज़ टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, है ना. सबसे पहला तो क्या है कि टू प्रोवाइड रिक्रिएशन. अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति सिटी एरिया में रह रहा है तो वो गांव से बिल्कुल अलग हो जाता है, शहरी वातावरण में वो ढल जाता है, उसको जो है नेचर का जो फील है वो नहीं मिलता है. राइट तो जो मेन एम होता है अर्बन फॉरेस्ट्री का दैट इज़ टू प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द अर्बन पीपल ताकि टू डिक्रीज द पोल्यूशन हजार्ड इन अर्बन एनवायरनमेंट. Right, and to create the awareness about the nature and environment. This is the main purpose of practicing urban forestry. अगर urban forestry अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, किस तरीके से लोग जो हैं अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं इसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इंक्लूड्स म्यूनसिपल वाटरशेड मैनेजमेंट. अब वाटरशेड मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका फॉरेस्ट्री में, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वाटरशेड मैनेजमेंट दैट मीन्स जल विभाजक प्रबंधन. जल विभाजक प्रबंधन.
प्रबंधन. Okay, it means what? कि it is an area of land that feeds all the water running under it and draining of it into a body of water. यानी कि अगर मैं इसको आपको सीधे सीधे हिंदी में बताऊं तो ऐसे दो जल अपवाह क्षेत्रों की सीमा को जल विभाजक करते हैं. यह सीमा दो जल अपवाहों के क्षेत्रफल को एक दूसरे से अलग करती है और दूसरे शब्दों में कोई भी क्षेत्रफल जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होकर किसी नदी नाले के द्वारा अपवाहित होता है वाटरशेड कहलाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज एन एरिया ऑफ land, it is an area of land that feeds all the water running under it and draining off into a body of water. So that is watershed management. तो watershed basically it is watershed. अब watershed management कैसा होता है ये हम पूरा का पूरा एक लेक्चर उस पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम देखेंगे. वेस्टलैंड हैबिटेट. व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टलैंड हैबिटेट? वेस्टलैंड का मतलब क्या हुआ? द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, प्रोडक्टिविटी, राइट, एंड अदर यूजेस, दैट इज टर्म टू बी एज वेस्टलैंड. अब अगर हम वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं तो वेस्टलैंड हैबिटेट क्या होगा? वेस्टलैंड को आप किस तरीके से बाय द मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल टेक्निक्स आप उसका किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि आप फॉर एस्थेटिक पर्पस, है ना, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेस्टलैंड हैबिटेट. आउटडोर रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज, लैंडस्केप डिजाइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, अर्बन पार्क्स, इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट्स, ऑल दिस विल कंसिडर्ड अंडर अर्बन फॉरेस्ट्री. Okay, next point is urban environment is entirely different from a natural forest. Definitely it is dominated by humans and typically has highly polluted air, water and soil. Okay, next हम इसकी importance देख लेते हैं. What are the importance of urban forestry? तो definitely it reduces the greenhouse effects in the environment. It reduces or it prevents soil erosion. It reduces various pollutions such as water, air, soil, noise, etc. It helps groundwater recharge and augments water conservation. क्योंकि यहाँ पर watershed management भी included है तो definitely जो ground water होता है it helps in to recharge groundwater and the augments of groundwater conservation. Then what? Trees provides fuel, food, shade, definitely, etc. It improves the aesthetic view of urban lands. This is the major, most important point. Definitely, सुंदरता जो है शहर की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, right? Then it supports wildlife, urban wildlife and livestock. It relieves the human stress. डेफिनेटली, है ना, ह्यूमन स्ट्रेस को रिलीव करता है. एंड इनफैक्ट ट्रीज एक्ट्स एज इकोनॉमिक एसेट. ट्रीज को हम बाद में जैसे सपोज अगर आप टिम्बर वाले ट्रीज लगा रहे हैं, टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्रीज लगा रहे हैं तो डेफिनेटली दे कैन एक्ट एज इकोनॉमिक एसेट्स एज वेल, राइट. सो these are the importance. Employment to local population, augments human nutrition and facilitates a healthy living environment. This is the importance of urban forestry. Okay, now let's see the limitations of urban forestry. अगर हम limitations की बात करें तो what are the limiting factors, limited factors of urban forestry? सबसे पहली दिक्कत तो आती है space की, space constraints, राइट. तो स्पेस जैसे अगर हमको पता अगर अर्बन एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्पेस होगी ग्रोइंग ट्रीज की, क्योंकि पूरे का पूरा शहर जो है वो तो शहरीकरण के अंदर आ चुका है, अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो वहाँ पर हमारे पास जो स्पेस होगा, लिमिटेड स्पेस होगा for growing trees, right, as it mainly concerns with human facility. क्योंकि humans जो है ना, बहुत हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा selfish है तो हम अपनी facilities के बारे में सोचते हैं rather than growing trees. Okay,
तो अब ट्रीज जो हैं, अब आपको उनका सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसमें ही आप अच्छे ट्रीज जो हैं आप उनको ग्रो कर सकें। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पेरेनियल्स को प्रेफरेंस दी जाती है रैदर देन एनुअल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल्स, हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ है। पेरेनियल्स जो है ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ 2 साल या उनसे ज़्यादा होती है, उन्हें हम पेरेनियल्स कहते हैं, राइट। तो पेरेनियल्स जो हैं उन्हें प्रिफर किया जाता है रैदर देन एनुअल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉर्म ऑफ वेजिटेशन है इट शुड बी इर्रेग्युलर, है ना। अब इर्रेग्युलर का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज ये कोई एक सिटी है, ठीक, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। अब सपोज ये छोटा सा एरिया खाली है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ट्रीज लगा दिया, ठीक, ताकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से जो पोल्यूशन एमिट हो रहा है, तो ये जो ट्रीज हैं ये उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम कर सके। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस छोटे से जगह में आपने यहाँ पर ट्रीज उगा दिए। अब यहाँ पर वापस जगह हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज फिर डेवलप हो गए, ठीक। फिर यहाँ पर छोटा सा जगह बचा तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उगा दिए। तो इट मीन्स व्हाट कि जब यहाँ पर आप वेजिटेशन कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन जो है इट शुड बी इर्रेग्युलर, कर्व, ओवल, राउंड, मतलब आपको ना तो एरिया का आपको कोई लेना देना है, जहाँ पर आपको स्पेस अवेलेबल है आप वहाँ पर ही सारा काम कर ले रहे हैं। ओके, बट द मस्ट इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ट्रीज हैविंग डिफरेंट शेप शुड सेटिस्फाई द एस्थेटिक as well as the recreational needs of the urban people। अगर आप irregular भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो एकदम भद्दा लगना चाहिए, एस्थेटिक व्यू भी अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक पर्पस आपका फुलफिल होना चाहिए, राइट। रिक्रिएशनल नीड्स जो है अर्बन पीपल्स की वो फुलफिल होनी चाहिए, और डिफरेंट शेप्स हैं अगर ट्रीज के तो इट मस्ट सेटिस्फाई द एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ द अर्बन पीपल्स। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए सॉइल की। तो सॉइल जो है डेफिनेटली अर्बन एनवायरनमेंट जो होता है वो हाईली पॉल्यूटेड होता है, राइट। इट इज़ हाईली पॉल्यूटेड एंड कॉम्पैक्टेड ड्यू टू हेक्टिक ह्यूमन एक्टिविटीज़, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होता है वो बहुत ही कम होता है। नॉर्मली जो टॉप सॉइल, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, इट इज़ वेरी वेरी लेस, और जो ड्रेनेज होता है इट इज़ वेरी पुअर ड्यू टू कॉम्पैक्शन, राइट। तो जो सॉइल सरफेस है वहाँ पर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है, क्योंकि केमिकल्स का फ्लो हो रहा है, राइट। तो सॉइल जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है वो उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि सॉइल कंटेन्स लो ऑर्गेनिक मैटर्स एंड हेंस सपोर्ट्स लीस्ट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, next limitation is microclimate। now what do you mean by the term microclimate? microclimate का मतलब क्या हुआ कि अब climate referred to a very small or restricted area, particular area की अगर आप climate की बात कर रहे हैं तो that will come under microclimate। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि air temperature जो है वो बहुत ज़्यादा होगा than the surrounding, राइट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा देन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो चुका है, पेड़ पौधे तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जो एयर सराउंडिंग प्लांट्स इन अर्बन स्पेस होगा इट डेफिनेटली इट विल हैव पॉल्यूटेंट्स। मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर देखिए, सपोज ये एक शहर है, ठीक। अब यहाँ पर शहर के बीचों बीच जो है आपने अर्बन फॉरेस्ट्री कर रखी है, ठीक। अब यहाँ पे शहर के चारों तरफ जो है वो पूरे के पूरे बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रीज हैं, बट यहाँ का जो इसके आसपास के जो सराउंडिंग्स है, अराउंड द ट्रीज जो सराउंडिंग है वहाँ का टेम्परेचर तो क्या होगा, एयर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। अब एयर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ये बेचारे अकेले जो प्लांट है ये पूरे के पूरे शहर का कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट पोल्यूशन। अब पोल्यूशन देखिए, जो अर्बन एनवायरनमेंट होगा डेफिनेटली इट इज़ द हाईली पोल्यूटेड वन। अब जो एयर होंगे वहाँ पर दे विल हैव द हायर अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड,
डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पर जो सॉइल होगा वो बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड होगा हेविली बाय सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, वाटर कंटामिनेटेड होगा, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का लिमिटेशन है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज पीपल, लोग। अब ह्यूमन जो है दे आर द मोस्ट डोमिनेटिंग एजेंट इन द अर्बन एनवायरमेंट, राइट। अब दे आर द पीपल हु डिसाइड्स ऑल द फैक्टर्स, पीपल जो होते हैं वही सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री के। दे आर द की इंस्ट्रूमेंट बिहाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, right, in urban areas. So in order to utilize the urban resources sustainable, it is most essential to change the people's attitude definitely from deforestation to afforestation. सबसे पहले हमें people के attitude को change करना है towards sustainable development and forest management, and we have to motivate everyone कि वो deforestation को avoid करके afforestation को preference दे। Okay, now let's see the management of urban forestry. So planting should be done. अब planting जो हो रही है it should be basic, tangible and reasonable. ऐसा नहीं कि हाईली स्पीशीज़ जो हैं, बहुत ही हाइब्रिड स्पीशीज़ को लाकर आप प्लांट कर रहे हैं, नहीं। इट शुड बी बेसिक, टेंजिबल और रीजनेबल होना चाहिए। स्पीशीज़ की जो कॉम्पोजिशन है इट शुड बी अकॉर्डेंस विथ लोकल क्लाइमेट एडाप्टेशन, एंड लोकेशन ऑफ प्लांट शुड हैव मिनिमम इंटरफेरेंस विद द सोसाइटी। नेक्स्ट, अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो डेफिनेटली इट शुड बी नेसेसरी फॉर रीजनेबल, हेल्दी एंड वाइग्रस प्लांटिंग स्टॉक फ्रॉम द अर्बन एनवायरमेंट, compatibility with prevalent environmental conditions, and growth control, damage control, insect and disease control, pruning of excessive branches, growth enhancement practices should be done. Okay, now removal should be done. Removal of dead, hazardous, overcrowded trees. Twigs and branches are periodically pruned to get a clear shape and obtain better growth within the space available. Twigs क्या होते हैं, प्रूनिंग क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया हुआ है। चलिए, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इज नगर वन स्कीम। अब अगर मैं नगर वन स्कीम की बात करूं तो नगर वन योजना या नगर वन स्कीम जो है इट वॉज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दैट इज 5 जून। ओके, और इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 2020, इट वाज सेलिब्रेटेड एंड द थीम वाज सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ओके, और यहाँ पर जो आपको जानना है, द स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू फोकस ऑन अर्बन फॉरेस्ट इन एडिशन टू द ऑफिशियल थीम। प्लस एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखना है, ये जो नगर वन स्कीम है इसकी जो होस्ट सिटी थी इट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इट वाज सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, और जो इसकी होस्ट सिटी थी वो थी कोलंबिया। कोलंबिया वाज द होस्ट सिटी जहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था इस साल का 5 जून 2020 में, और होस्ट सिटी कौन था, कोलंबिया। वेल, सब कुछ जो था इट वाज वर्चुअल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ठीक, तो सब कुछ वर्चुअल था। ओके, अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए नगर वन का। नगर वन जो है इसको अर्बन फॉरेस्ट, नगर वन अर्बन फॉरेस्ट, इट एम्स टू डेवलप 200 urban forest across the country in the next 5 years। और ये जो है वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे महाराष्ट्र, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल फॉर द स्कीम। और जो स्कीम है इट एनफोर्सेस पीपल्स पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कोलैबोरेशन करें बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, NGOs, कॉरपोरेट्स एंड लोकल सिटीजन्स। और जो अर्बन फॉरेस्ट है इट विल प्राइमरीली
be on the existing forest land in the city or any other vacant land offered by local bodies। जैसे अगर हम रायपुर की बात करें तो डेफिनेटली अगर अर्बन फॉरेस्ट्री करनी है तो हम कौन से एरिया में करेंगे, नया रायपुर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेकेंट लैंड है और डेफिनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस पर वर्क कर रही है। तो सिमिलरली हर स्टेट में जो भी वेकेंट लैंड होगा दैट विल बी ऑफर्ड बाय द लोकल अर्बन और लोकल बॉडीज, तो वहाँ पर जो है इन द नेक्स्ट 5 years 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है अक्रॉस द कंट्री डेवलप करने हैं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नगर वन योजना। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है इसके प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उन्होंने 2016 6 जून 2016 में भी अनाउंसमेंट किया था इसके बारे में, बट उस वक्त काम हो नहीं पाया था, ऐसा कुछ बातें आगे बढ़ नहीं पाई और इस बार 2020 में फिर से ये अनाउंसमेंट किया गया है नगर वन योजना को लेकर। चलिए अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि जो वारजे अर्बन फॉरेस्ट है पुणे का, इसको एज अ रोल मॉडल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान जाए। वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे जो है वो जो है बिफोर बिकमिंग एन अर्बन फॉरेस्ट वारजे हिल वॉज अ बैरन लैंड। ये जो वारजे हिल है पुणे में ये कंप्लीटली बैरन लैंड था, ठीक, इट वॉज अ कंप्लीटली बैरन लैंड अंडर द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे जैसे सिटी बढ़ता गया इट कॉज्ड मैनी एनरोचमेंट्स बाय स्लम्स एंड बिल्डर्स, और फिर महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्होंने हाथ मिलाया टेरे पॉलिसी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जॉइन हैंड्स विद टेरे पॉलिसी, अ सिटी बेस्ड NGO, ठीक, it is an NGO, a city based NGO, Tata Motors and Persistent Foundation to turn the barren hill into a green forest। और आज जो है ये वारजे अर्बन फॉरेस्ट जो है it is a completely developed forest area in पुणे। फिर उसके बाद इस वारजे अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक और कंसेप्ट लाया गया पुणे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, वो था स्मृति वन कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल रखने के लिए, लोगों के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने ट्रीज़ हैं उनको लोग जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं इन द मेमोरी ऑफ देयर लव्ड वंस, है ना। सपोज एक ट्री है तो मैं गई और वहाँ पर मैंने अपने दादाजी की याद में एक पेड़ जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। अब इस पूरे पेड़ की जिम्मेदारी जो है वो मेरी होगी, इसका पानी, खाद, जो भी इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो दैट वाज स्मृति वन कंसेप्ट। और स्मृति वन जो है आज की डेट में इट बूस्ट मोर देन 6,500 ग्रोन अप ट्रीज। ओके, आफ्टर दिस कंसेप्ट लॉन्च्ड, और आज की डेट में इट हैज बोस्टेड more than 6,500 grown up trees, and today this Varje urban forest is rich in biodiversity with 23 plant species, 29 bird species, 15 butterfly species, 10 reptiles and 3 mammal species। 5 वाटर पॉन्ड्स भी हैं वहाँ पर और 2 वॉच टावर भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि वहाँ के हैबिटेट को, वहाँ के लिविंग लाइफ पर नज़र रखी जा सके। तो सी कितना अच्छा है। और नियरली 1,000 to 1,500 पीपल विजिट स्मृति वन एवरी डे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो नगर वन योजना है इसकी फाइनेंसिंग जो है वो कौन करेगा। तो फाइनेंसिंग फॉर द स्कीम विल बी पेड बाय द कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 फंड्स के तहत। और एज पर द रूल्स जो है 90% ऑफ द CAF मनी जो है इट वुड बी गिवन टू द स्टेट्स, वाइल जो 10% होंगे इट विल बी रिटेन्ड बाय द सेंटर। सो आज के हमारे इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। सो प्लीज डियर व्यूअर्स कीप वॉचिंग इन स्पॉटिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।